नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो आज भारत की राजनीति का दूसरा नाम बन गया है। एक ऐसे लीडर जिनकी कहानी भारत के भविष्य की दिशा कह सकते हैं कि तय कर रही है। तो आज हम नरेंद्र मोदी के उसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शिखर तक जा पहुंचा। 10 करोड़ 1 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने लोग उन्हें सिर्फ इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। अब जरा सोचिए, ये नंबर कितना बड़ा है। दुनिया के कई बड़े बड़े डेवलप्ड देशों के जो हेड्स हैं, उनके टोटल फॉलोवर्स मिला दें तो भी ये उससे कहीं ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनके ग्लोबल असर का एक सीधा सीधा सबूत है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये देखिए, एक्स यानी जो पहले ट्विटर था, उस पर उनके फॉलोअर्स की संख्या और भी ज्यादा। तो ये जो जबरदस्त डिजिटल प्रेजेंस है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। तो सवाल यही उठता है ना, कि उनकी पॉलिटिकल जर्नी में ऐसा क्या है जिसने इतनी बड़ी डिजिटल लोकप्रियता की नींव रखी। आखिर वो यहाँ तक पहुंचे कैसे? तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी बड़ी शख्सियत की जड़ों में ही उनके आज के व्यक्तित्व और फैसलों को समझने के सुराग छिपे होते हैं। तो बात शुरू होती है वडनगर के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाते हुए उन्होंने आम भारत की धड़कन को बहुत बहुत करीब से महसूस किया। और शायद यही वो तजुर्बे थे जिन्होंने उनके अंदर कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और आम लोगों से कनेक्ट करने की एक गहरी समझ पैदा की। और फिर यहीं से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। वो एक प्रचारक बने। अब ये सिर्फ एक पोस्ट या डेजिग्नेशन नहीं है, ये एक पूरी लाइफस्टाइल है जिसमें अनुशासन, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग और देश के कोने कोने में घूमकर जमीनी स्तर पर ग्रासरूट लेवल पर संगठन का काम करना, ये सब शामिल है। और इसी रोल ने उनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक बेहद मजबूत नींव तैयार की। लेकिन देखिए, सिर्फ आइडियोलॉजी और जमीनी काम ही काफी नहीं होता। जब आप फॉर्मल पॉलिटिक्स में आते हैं तो एक अलग ही तरह की स्ट्रैटेजी और चैलेंज सामने आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गुजरात में उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। ये टाइमलाइन, ये उनके उदय की रफ्तार को साफ साफ दिखाती है। 90 के दशक में एंट्री और फिर 1995 की वो जीत जिसने उन्हें एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर सबके सामने ला दिया। फिर आया 2001, जब एक भयानक भूकंप के बाद उन्होंने गुजरात की कमान संभाली, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और फिर इसी गुजरात मॉडल को लेकर वो 2014 में राष्ट्रीय राजनीति के बिल्कुल सेंटर में आ गए। मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात उनका एक तरह से सिग्नेचर इवेंट बन गया। इसके जरिए उन्होंने गुजरात को एक बड़े इन्वेस्टमेंट हब की तरह दुनिया के सामने रखा और इसका नतीजा भी दिखा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स राज्य में आए। लेकिन इसी दौरान 2002 के दंगों का एक बड़ा दाग भी उनकी छवि पे लगा, जिसने न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनली भी एक लंबे समय तक उनकी इमेज को प्रभावित किया। तो अब बारी थी गुजरात के मंच से निकलकर सीधे दिल्ली पहुंचने की। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री से बढ़कर ब्रांड मोदी बन गए। चलिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल ने देश में कौन से बड़े बदलाव लाए। 3, ये नंबर अपने आप में ऐतिहासिक है। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना। सोचिए, 1962 में जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले वो पहले नेता बने। ये उनकी राजनीतिक पकड़ और जनता के बीच उनकी जबरदस्त अपील की कहानी खुद ब खुद कह देता है। अच्छा, उनके कार्यकाल को कुछ बड़े फैसलों ने डिफाइन किया है, जैसे कि विमुद्रीकरण, जिसे काले धन पर रोक लगाने की एक बड़ी कोशिश बताया गया। फिर जीएसटी यानी एक देश एक टैक्स वाला सुधार, डिजिटल इंडिया मिशन और स्वच्छ भारत जैसे बड़े सामाजिक अभियान, ये सब उनके ही कार्यकाल की पहचान है। और हाँ, उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, मन की बात। अब ये सिर्फ एक रेडियो शो नहीं है, ये ट्रेडिशनल मीडिया को बाईपास करके सीधा लोगों से जुड़ने का एक पावरफुल तरीका है। इसमें वो आम लोगों की कहानियों, सोशल कैंपेन्स या फिर एग्जाम स्ट्रेस जैसे मुद्दों पर बात करते हैं। इससे होता क्या है, एक पर्सनल कनेक्शन बनता है। तो एक तरफ तो है जबरदस्त पॉपुलैरिटी और दूसरी तरफ गहरे आइडियोलॉजिकल मतभेद। एक ही लीडर इतना पॉपुलर और इतना कंट्रोवर्शियल कैसे हो सकता है? चलिए इसी मोदी फिनोमेनॉन को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए।
जो ग्लोबल सर्वे एजेंसीज हैं वो पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से उन्हें लगातार दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स में टॉप पर रखती आई हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही नहीं है, और ये कोई अचानक हुई बात नहीं, ये एक कंसिस्टेंट ट्रेंड है। और यहीं पर वो कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। जो उनके समर्थक हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि नए नए हाईवे, रेलवे लाइंस और G20 की प्रेसिडेंसी जैसी चीज़ों से बढ़े हुए नेशनल प्राइड की बात करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो उनके आलोचक हैं वो इंस्टीट्यूशंस के कमज़ोर होने और पावर के बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन को लेकर चिंता जताते हैं। तो आखिरी सवाल यही है कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा? क्या एक ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्मर के तौर पर जिसने भारत की ग्लोबल इमेज को बदल दिया, या फिर एक ऐसे प्रतीक के तौर पर जिसने देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को ही मोड़ दिया, या फिर एक ऐसे लीडर के तौर पर जिसने सत्ता को एक अभूतपूर्व तरीके से सेंट्रलाइज किया? हो सकता है कि उनकी विरासत इन सभी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना